उपजा है, वही इस कहानी का मूल तथ्य है। गजोदर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और रेलवे की नौकरी करने के पश्चात जैसे वे सेवानिवृत्त होते हैं तो मन में अनेक प्रकार के स्वप्न संजोए वे अपने घर लौटते हैं, लेकिन वे महसूस करते हैं कि किसी को उन्हें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण परिवार का जो जीवन है वे उनके अनुसार ढल गया है और वहाँ वे एक अवांछित वस्तु बन करके रह गए हैं और यही पीड़ा उन्हें सालती है। अब देखिए कि टोपी उतारकर गजादर बाबू ने चारपाई पर रख दी और जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कह की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजादर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। वो यही चाहते थे कि भी सब लोग इकट्ठे हों और उसी तरह मुस्काते हुए बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा नरेंद्र कमर पर हाथ रख के शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था, मतलब जो उनका बेटा है। और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी जो उनकी बेटी है। और अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल घूंघट का कोई होश न था, वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजादर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप्प से बैठ गया, चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया और गजादर बाबू जो है उनको देखकर वो बैठ गया। बहू को होश आया, उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजादर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजादर बाबू ने चाहा था कि वह इस मनोविनोद में भाग ले, लेकिन उनके आते ही जैसे सब कुछ कुंठित हो चुप हो गए थे। उन्होंने उसमें थोड़ी सी उनके भीतर खिन्नता उत्पन्न हो गई और वो बोले, बसंती मुझे भी चाय देना, तुम्हारी अम्मा की अभी पूजा चल। मतलब वो चाह रहे थे कि जो वो रोकना नहीं चाह रहे थे कि जो कुछ उनके बीच में चल रहा है, बच्चे जो एक तरह से उन्मुक्त वातावरण में रह रहे हैं, आनंद के साथ में जो है मनोरंजन के साथ में आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही थी, वो उस अनुभूतियों के क्षणों में वे भी शामिल होना चाहते थे। लेकिन उनकी बहू, बच्चे, बेटी सब उनको अपने इन सब के बीच में एक बाधा स्वरूप पा रहे थे और ये देख कर के वो सब चुप हो गए और यही उनके मन में खिन्नता और कुंठा पैदा कर रहा था और यही पीड़ा उनको अंदर ही अंदर उनको दुखी कर रही थी कि क्या यही जो है भाव लेकर के या क्या इसी आत्मीय भाव की तलाश में वे सेवानिवृत्त होकर के इन अपने लोगों के पास में आए थे कि ये भाव उनके भीतर उत्पन्न हुआ। और थोड़ी देर में देखिए उनकी पत्नी आई और अर्धे का लोटा लिए और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में जल डाल दिया और देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजादर बाबू को देखा, बोला, अरे अकेले आप बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजादर बाबू के मन में फाँक सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। मतलब उनको अंदर से पीड़ा तो थी लेकिन वो अपनी व्यक्ति से के सामने कुछ कह नहीं पाए या कहना नहीं चाहते थे। महसूस अंदर तक एक कसक सी उनके भीतर, एक फांस से उनके भीतर चुभने लगी। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक मुँह सिकोड़कर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा और कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर नहीं मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस ले। मतलब सास ने कहा कि भाई नौकर है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। तो वो उनको गजादर बाबू को बड़ा बुरा लगा कि भाई घर में नौकर है, एक लड़की है, पत्नी है ना, बहू है, इन सबके होते हुए पूरा जो है जूठर बर्तनों से घर का जो है चौका भरा हुआ है। गजादर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेश जी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबी बनाता था। गजादर बाबू जब उठकर तैयार होते, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबलबा जो चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेश जी ने चाय पहुंचाने में कभी देरी नहीं। क्या मजाल उससे, मतलब उन्हें वो तुलनात्मक जो है यहाँ पर आ जाता है भाव कि कहाँ तो उनका जो सेवा करने वाला जो गणेश जी है उसकी याद आ गई कि जैसे ही पैसेंजर आने से पहले वो उनके लिए नाश्ता, चाय, गरम गरम पूड़ियाँ लेकर, कितना अपनेपन का भाव था। और जो उनके अपने थे वो उन्हें किस प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं या उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, ये बातें उन्हें बड़े सालती है। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है,
इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ नहीं बटाता। मतलब पत्नी की पीड़ा अलग, इतने सालों तक वो बाहर रहे, तो वहाँ अपनी नौकरी में रमे रहे, बिल्कुल त्याग और समर्पण भाव से काम किया, लेकिन जब उनके आराम के दिन थे तो वहाँ पर भी उनको चैन नहीं मिला। और सारी की सारी समस्याएं जिनसे उन्होंने सोचा था कि एक आराम मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो सारी की सारी समस्या ज्यों की त्यों थी। जिंदगी भर वो खटते रहे, पत्नी भी यही शिकायत कर रही है। तो ये सारी बातें उनके मन को अत्यधिक व्यथित करती है, व्याकुल करती है। क्या कहते हैं वो, देखिए बहू क्या किया करती है, गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर से कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली। गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी। मतलब काम बांटा। तो ये तो उनकी जो है व्यक्तिगत जो था सोच या आनंद का जो चल रहा था, उनका आराम था, उसमें एक खलल के समान उनको लगा कि हम तो बिल्कुल अपनी आज़ाद की ज़िंदगी, स्वच्छंदता की ज़िंदगी हम जी रहे थे। ये बीच में आकर के टोका टोकी का जो भाव था गजाधर बाबू का, उनको पसंद तो नहीं आया, लेकिन वो जो चेहरे पे वो भाव जरूर दिख गया। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ से धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी ही जी ही नहीं लगता। लगे कैसे, शीला ने फुर्सत में नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना। मुझे नहीं सुहा था, मना करो सुन। मैं यहाँ देखिए कि सामाजिक परिवेश का भी यहाँ बीच बीच में कहानी में चित्रण है कि किस प्रकार का उस समय माहौल है और किस प्रकार का व्यवहार जो घर परिवार में जो है बहू, बेटी, पत्नी उनका होना चाहिए, या एक परिवार के प्रति जो दायित्व होता है एक दूसरे का, जिससे कि प्रेम बना रहे, अपनापन बना रहे, है ना। परिवार के जो एक तरह से अपने अपने नियम होते हैं, उनके अनुसार देखिए उसमें वो सारी बातें वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें उनको अजीब सा वहाँ पर एक अपनेपन का एहसास तो अपने घर में ही नहीं हो रहा था। और घर बिल्कुल छोटा था, तो उनका रहने का इंतज़ाम एक बैठक में कर दिया। पत्नी के पास एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर एक और अचारों का मर्तबा, दाल चावल के कनस्तर घी के डब्बों से घिरा था। और सारी पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी, रस्सी से बंधी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे और एक अलगनी वहाँ बंधी हुई थी, जिसपे प्राय बसंती कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। और इस प्रकार का ऐसा कमरा जो है दूसरा उनकी बहू के पास था। मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि गजोदर बाबू के पास में जो जिंदगी भर कमाते रहे, जो अपने लोगों के लिए दिन भर जो सुख सुविधा उनके पैसों से उसका उपभोग कर रहे हैं, उनके लिए कोना तक नहीं था। यही पीड़ा उन्हें सालती है और यही एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो है समस्या भी है। पर कभी कभी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वो अपनी चटाई पर बैठ करके बात करती और क्या कहती। एक दिन वो चटाई लेकर के आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बात छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहू हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी होगी, न मन का पहना न उड़ा। मतलब पत्नी भी शिकायत करी, उसको भी संतुष्टि का भाव नजर नहीं आता कि जिंदगी भर जो व्यक्ति कमा कमा करके देता रहा है, आज उनको दो शब्द मीठे जो बोल, स्नेह के जो आत्मीयता से भरे हुए जो बोल है, वो कहने वाला कोई नहीं है। न तो पत्नी ढंग से बात कर रही है, न बेटी ढंग से बात कर रही है, न पुत्र। जिनके पैसों से या जिसकी मेहनत की गाड़ी कमाई से ये सब जो है आराम का उपभोग कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, ऐशो आराम की जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए इनके पास में ना तो समय है और ना कोई मीठे बोलने का कोई भी उनके पास में समय निकाला उन्होंने। और बिल्कुल उनको एक तरह से अपने सभी जो काम है उनमें व्यवधान की तरह उनको महसूस कराया जाता है। ऐसा गजोदर बाबू की पीड़ा जो है यहाँ पर इस कहानी में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर अनेक संवादों से हमें प्रतीत होती है। वो कहती है, तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ, पर घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही तो आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा, कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति। मतलब देखिए कि मन की पीड़ा को कहने का तरीका, कि केवल पैसा होने से मन की शांति को आप खरीद नहीं सकते हैं। मन की शांति तो है अपनों के बीच में उस अपनेपन के व्यवहार से मिलती है, उस परिवेश से मिलती है, जो अनुभूतियाँ जो उनके साथ में उनको सुखद अनुभूतियाँ होनी चाहिए परिवार के साथ, अगर वो मिल जाए तो पैसा भी नहीं हो तो वो आनंद की अनुभूति हमें अवश्य होती है। तो कहते हैं कि देखिए कि पैसे से ही आदमी अमीर नहीं होता, मतलब मन की शांति ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं कि पत्नी नहीं उनका कहने का भाव। तो कहते हैं, अब ये देखो पत्नी का देखो चित्रण यहाँ पर कैसे प्रकार से किया है कि गजाधर बाबू ने देखा कि पत्नी को देखते ही रह गए।
यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श और जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया? मतलब नौकरी करते रहे, उसको याद करते रहे, बच्चों को, पत्नी को। क्या ये वही पत्नी है क्या? उन्हें लगा लावण्य में युवती अब जीवन की राह में कहीं खो गई है। मतलब संघर्ष, आर्थिक संघर्ष देखिए, जीवन का संघर्ष देखिए, पारिवारिक जो है रोजमर्रा जो आना जाना संकट जो है, परिवार के अंदर जो रहते रहते जो उसमें इतनी रम गई थी कि वो सारा भाव उसके चेहरे पर आ रहा था। ज़रूरतों को पूरा करते करते वो इतनी जो लावण्यमयी युवती थी, वो लगा कहीं इस घर परिवार के बीच में पिस करके कहीं खो गई है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेट कर छत की ओर ताकने लगे। मतलब उन्होंने महसूस किया कि इतने वर्षों में इस परिवार में, इस घर में कितना कुछ बदल गया है। ऐसे तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। वो तो कमा करके कमाई अपनी जो है जीविका पार्जन में लगे रहे और घर पर उन्होंने जो है उसको अपना जो भी था आर्थिक जो संसाधन जुटाए थे उन सबको उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए भेजते रहे। लेकिन एक प्रकार से घर जो है घर जैसा उन्हें लग नहीं रहा था। गजाधर बाबू अब वो स्त्री जो उनकी पत्नी वो क्या कहती है देखिए, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ चोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था ये सब काम किसी के बस का नहीं है। कहने का मतलब है कि जो खाना बहू ने बनाया तो चौका खुला छोड़ाई, मतलब बिल्कुल लापरवाही भी यहाँ पर एक तरह से बताई गई है कि देखिए घर परिवार में जब लापरवाही का जो वातावरण होता है तो बड़े बुजुर्ग जो है एक प्रकार से सम्मान की चाहत रखते हैं, अपनेपन की चाहत रखते हैं और हर चीज़ें एक अनुशासनबद्ध होकर के वो रखना चाहते हैं कि भाई सब चीज़ें जो व्यवस्थित रहे, क्योंकि सबका एक पीढ़ियों का अंतराल भी यहाँ पर है कि पीढ़ियाँ जो उसमें जो है अंतर आ गया है, उनकी सोच में, विचारों में, समय में, सब में अंतर आया है। वो सब यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से रेखांकित किया गया है। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ जवाब दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी कर देनी है और उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। मतलब उनको लगा कि भाई समस्याओं का समाधान भी उन्हें ढूंढना है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। और अगले दिन जब वो घूम करके लौटे, देखिए क्या परिवर्तन घर में पाते हैं जो उन्हें अत्यंत दुखी करता है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में चारपाई नहीं है। जहाँ बैठक में उनकी व्यवस्था की थी ना रिटायरमेंट के बाद में, वो चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पे पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर वो कुछ याद करके चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयाँ कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। मतलब चारपाई कहाँ गई? उन कनस्तरों के डब्बों के बीच में, अचार के बीच, मतलब उनके लिए सोने की एक जगह नहीं, एक व्यवस्था नहीं। गजाधर बाबू ने कोट उतारा, कहीं टांगने को दीवार नजर नहीं आई और फिर क्या किया, एक किनारे टांग दिया, कुछ खाए पिए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिर बूढ़ा ही था। मतलब शरीर तो थकता ही है ना, शरीर बूढ़ा ही था, और वो थकान उनको महसूस हो रही थी। सुबह सुबह वो कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आया, निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन से आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे, पटरी या रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और ढाक की का इंजनों की चिगाड़ उनके अकेली रातों की साथी था। सेठ रामजी मल के मील के कुछ लोग अपने अपने पास आकर बैठते, यही उनका दायरा था, वही उनका साथी था, वही जीवन अमन खोई निधि सा प्रतीत। मतलब कहने का मतलब है कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनका जीवन एक व्यवस्थित तरीके से चलता है और जैसे ही वो उस व्यवस्थित जीवन या जो अनुशासित जीवन वो जी रहे हैं उसमें बाधा आती है तो वो बड़ा असहज महसूस करते हैं। वही बात यहाँ पर गजाधर बाबू, क्योंकि तारतम्यता यहाँ नहीं रही, क्योंकि परिवार से दूर रहे, परिवार लोगों में इतने दिन दूर रहने से उनके अंदर जो है एक आत्मीयता का भाव नहीं पनप पाया। बस सामान्य जो भाव बच्चों के बीच में, पत्नी के बीच में, क्योंकि वो तो केवल उनकी आवश्यकता पूर्ति का साधन मात्र बन करके रह गए थे। उन्होंने अनुभव किया कि पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। मतलब कोई जैसे वो लौट के आए, जो बात वो सोच करके आए थे, मन में जो बहुत सारा जो है विचार, बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं जो उन्होंने संजोई थी कि रिटायरमेंट के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में घर पर परिवार के साथ मिल करके उस कमी को पूर्ति कर देंगे जो इतने वर्ष उन्होंने यहाँ पर गंवा दिए नौकरी में, लेकिन वो सब उनको वहाँ पर एक खालीपन सा नजर आता है।
इसलिए वो एकाकीपन महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व की पत्नी मांग में सिंदूर डालने के अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। ये इस कहानी का मूल संवेदना कि केवल वो धनोपार्जन या जीविकापार्जन का एक साधन मात्र है जिससे पूरा घर संचालित होता है। पत्नी जो है उनकी मांग का सिंदूर का इतना सा अस्तित्व भर है, बच्चों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो ये पीड़ा, ये वेदना इस वापसी जो कहानी में है, प्रेमवदा जी ने, उषा प्रेमवदा ने बड़ी गहराई के साथ में व्यक्त की है। और ये आज एक घर घर की कहानी है। और अब तो जब कहानी लिखी गई उसके बाद में समय बहुत अधिक परिवर्तित हो गया है। ये एकाकीपन, निराशा, पीड़ा अपने लोगों के द्वारा की गई जो है अनदेखी, ये सारी बातें एक बुजुर्ग और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अक्सर जो है भीतर ही भीतर दुखी करती है और इससे वे निराशा, अवसाद और चिंताग्रस्त भी हो जाते हैं। तो ये कहानी की मूल संवेदना है और ये कहानी की मूल समस्या भी है जो उषा प्रेमवदा ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ में व्याख्यायित की है।